सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का, उस सिलेबस पैटर्न के ऊपर चलते हैं पहला। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी मेंस का पार्ट है। प्रीलिम्स में इसका कोई भी किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसने ड्रास्टिकली इंडियन इकोनॉमी के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बोला जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसलिए बोला जाता है। तो एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर से आपको हो सकता है प्रीलिम्स में 10-20 साल में एक बार मिल जाए, लेकिन वो पार्ट उसका नहीं है। तो प्रीलिम्स में बिल्कुल भी ये आपको नहीं पढ़ना है। बची मेंस की बात। मेंस के अंदर ये टॉपिक जो है आपका हर साल आपको पता है कि GS 1 का पार्ट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्या है GS 1 का पार्ट है। अब GS 1 के पार्ट के अंदर मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जैसे पेपर खोलोगे GS 1 का क्या दिखेगा आपको, तुरंत वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो लगभग 2 से लेके 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, जो कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो अप्रॉक्स बोला जाता है 75 मार्क्स तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं। जिनका ऑप्शनल है उनको तो बहुत डिटेल में पढ़ना, नो डाउट 500 नंबर देगा उनको तो, ठीक है। लेकिन जिनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट है, वो लोग कितना पढ़ेंगे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम लोग इस पूरे इतने वास्ट सिलेबस को पढ़ने वाले हैं पहली बार तो। ठीक है, फ़ायदा इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये आपको यहाँ से 2 से 3 का एक एवरेज वेटेज दे देगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन GS 2, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लोगे, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे पूरा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं कब कब कहाँ पे हुई, जब तक वो पता नहीं है तब तक आप इंटरनेशनल रिलेशन आज के समय में दूसरी कंट्रीज़ के साथ में कैसे हैं वो नहीं समझ आएंगे। कॉमनवेल्थ नहीं समझ आएगा, नाम समझ नहीं आएगा। NAM जो चलता है मूवमेंट पूरा का पूरा, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया था, तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्यों समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। तो GS 2 में ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको, GS 2 के लिए भी ज़रूरी है। GS 4 पे जाते हैं, एथिक्स आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग वहाँ के थिंकर्स से लेते हो, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स से लेते हो, और उन चीज़ों को लिखते हो अपने आंसर में, कोट करते हो अपने आंसर के अंदर, ऐसे में कोट करते हो अपने आंसर के अंदर, बहुत सारी जगहों पे आपको कोट करना रहेगा। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काम आएंगी। और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही है। अब हाँ, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, हम इसको इतना वास्ट तरीके से पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको बस कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके इंडियन हिस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी डालती हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन जिससे बार बार रिपीट होते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन जिनसे बार बार रिपीट हुए, उसका सिलेबस यहाँ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। इसके अंदर पहला टॉपिक नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर क्वेश्चन आता है तो बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है जो शायद सिलेबस में तो दिया है, सिलेबस में दिया ही होता है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने का मतलब है अपने दिमाग का दही कर लेना। ठीक, वो इसका मतलब ये, जैसे क्या होगा यहाँ पे भी ये आएंगे आपको साउथ ईस्टर्न कंट्रीज आएंगे सारी की सारी, ये जितनी है सारी। अब साउथ ईस्टर्न कंट्रीज सारी की सारी कॉलोनियल पावर के अंदर थी, ठीक है, ब्रिटिश पावर के अंदर सारी की सारी कंट्रीज थी। अब इन सब को फ्रीडम कैसे मिली, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है आपका। अब इतनी 50 कंट्रीज़ की फ्रीडम तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं आपको यहाँ पे, ये 50 कंट्रीज़ को फ्रीडम किसको कैसे मिली, किसको कैसे मिली, किसको कैसे मिली। ठीक, हमको तो अमेरिका की पढ़नी है, हमको रशिया को देख लेना है, चाइना को देख लेना, इंडिया को देख लेना, ये इनको फ्रीडम कॉलोनियल पावर से कैसे मिल गई, मेन चीज़ों को पढ़ना। अगर इसकी पढ़ने बैठ जाए, इससे क्वेश्चन आया है, एकदम आया, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत रेयर आया है, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, हाँ आया है। आउट ऑफ द बॉक्स जो आप कह रहे हो वो ये क्वेश्चन होता है इसके अंदर, वरना वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सिलेबस है कि जो पढ़ा और डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन आप कराया जाके। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं गए तो और आपको क्वेश्चन मिल जाए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के जाए तो क्वेश्चन मिलेगा में आपको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिलेगा, अमेरिकन रशियन रिवॉल्यूशन मिलेगा, वर्ल्ड वॉर 1, 2 सब मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। तो जो चीज़ आप पढ़ते जाओगे इसके अंदर डायरेक्ट वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना होता है, हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं इस सारे पार्ट के अंदर सारे के सारे।
हमको कॉजेज समझने, सिर्फ और सिर्फ पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को समझते समय सिर्फ ये समझ लेना कि वर्ल्ड हिस्ट्री को समझते समय जब हम लोग समझे तो सबसे पहली बात उसके रीज़न क्या थे और उसके रिजल्ट क्या थे। सिर्फ ये 2 आर, अगर ये 2 आर आपने किसी भी टॉपिक में पढ़ लिया हो गया था, उससे ज़्यादा ब्रॉड जाना नहीं है। वो वाले जो 5 आवर्स पढ़ते हैं ना हम लोग घूम फिर के चारों तरफ नहीं जाना, बस इन 2 पढ़ना, रीज़न पढ़ना है और उसका रिजल्ट पढ़ना, किस कारण से हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ बाद में, सिर्फ इतनी चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके जैसे सिलेबस का पार्ट आपका क्या क्या है वो सिलेबस के पार्ट को डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपका आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या भला है, ये कहाँ से आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कौन सी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया। पहली बात ये पूरी हिस्ट्री की जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग का फोकस एरिया कौन सा रहेगा, यूरोप। कौन सा रहेगा, यूरोप। ठीक है, तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की ही बात करेंगे हम लोग, कुछ हाँ एशियन और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ बीच बीच में आती ज़रूर रहेंगी, लेकिन ज़्यादा फोकस का यूरोप के अंदर है। ठीक है, क्योंकि यूरोप की राजनीति आज के समय में भी ऐसी है कि जो पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डालती ही है ना। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से आया, किसने अडॉप्ट किया था सबसे पहले, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया, वर्ल्ड को किस डायरेक्शन में चेंज कर दिया, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, ये तमाम चीज़ें हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़नी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में दूसरा टॉपिक आएगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अमेरिका की क्रांति। बोला जाता है कि अमेरिका भी कॉलोनियल पावर का पार्ट रह चुका है। ठीक, कॉलोनियल पावर का पार्ट रह चुका है, मतलब अमेरिका भी गुलाम रहा है किसका, ब्रिटिशर्स का। लेकिन सबसे पहले किसी ने अगर अपने आप को कॉलोनियल पावर से आज़ाद कराया तो वो कौन था, अमेरिका का। अमेरिका कॉमनवेल्थ के गेम्स में खेलता है, खेलता है तो टॉप क्यों नहीं किया, ये तो जहाँ जाता है लगभग टॉप ही करता है। अमेरिका कॉमनवेल्थ में खेलता है, बताओ कॉमनवेल्थ में कौन सी कंट्रीज खेलती हैं, ब्रिटिश की कॉलोनीज रहती हैं। अमेरिका भी कॉलोनी तो रहा है, उसके बावजूद नहीं खेलता है, नहीं खेलता कॉमनवेल्थ में, नहीं खेलता। हाँ, नहीं हुआ ये था कि जब हम लोग ने देखा कॉलोनियल पावर से फ्री होने वाली कंट्रीज ज़्यादातर 1945 के बाद में ये मुहिम शुरू हुई थी, जहाँ से कॉलोनियल पावर ने फ्री होना शुरू किया था, क्योंकि एक चार्टर आ गया था यहाँ पर, और वो चार्टर था आर्कटिक चार्टर। आर्कटिक चार्टर के थ्रू एक बात को बोल दिया गया था पूरी दुनिया के अंदर, अब आज से कोई भी किसी की कॉलोनियल पावर बन के नहीं रहेगा, कोई किसी दूसरी कंट्री के ऊपर उसके ऊपर गुलामी, उसको गुलामी नहीं करा सकता और उसके ऊपर किसी भी तरीके का अधिग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा चार्टर जब आया तो इस चार्टर के बाद में क्या हुआ, ये बातें जब पूरी दुनिया में फैली तो 1945 के बाद से हर एक कंट्री ने दुनिया के अंदर अपने आप को फ्री कराना शुरू कर दिया। पावर प्रेशर था क्योंकि वर्ल्ड ने एक डिसीजन लिया था, तो यहाँ से 1945 के बाद से मेजर ऑफ द जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सब ने अपने आप को फ्री कराना शुरू कर दिया। तो जब ये फ्री होना शुरू हो गई तो उस समय की जितनी भी कंट्रीज़ कॉलोनियल पावर से फ्री हुई वो सब का सब पार्ट किसका बनती चली गई, कॉमनवेल्थ का पार्ट बनती चली गई। ठीक है, अमेरिका कॉमनवेल्थ का पार्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को 18वीं सेंचुरी में फ्री करा दिया था, 18वीं शताब्दी में। तो पूरी दुनिया में अगर किसी को सबसे पहले आज़ादी मिली कॉलोनियल पावर से तो वो कौन था, अमेरिका। तो अमेरिका की यही क्रांति हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं, और अमेरिका की क्रांति के अंदर अमेरिका के इंटरनल रिबेलियंस क्या थे, वहाँ के अंदरूनी क्या क्या ऐसे इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से वहाँ पे इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिला। ठीक, जिसमें बहुत बड़ी डायरेक्शन चेंज की थी। आप ये रीजन्स और रिजल्ट में पढ़ोगे दोनों चीज़ें। इसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक बार में अमेरिकन रिवॉल्यूशन को तो स्किप किया जा सकता है, लेकिन एक ये टॉपिक ऐसा है कि आप फ्रांस की क्रांति को कभी भी स्किप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, नेवर। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसके बारे में 9th और 10th क्लास के बच्चे को ज़ुबान पे एक एक चीज़ रखी हुई होती है, वो होती है फ्रांस की क्रांति। ठीक,
ये जब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में 9th और 10th क्लास से बच्चे में एक चीज़ रटी हुई होती है, तो इसका मतलब है एनसीईआरटी ने कितना फोकस किया होगा इसको, कितनी डिटेल में इन सारी बातों को लिखा होगा। और जब एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में इन सारी बातों को लिखा है तो वो यूपीएससी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये फ्रांस की क्रांति जब हुई, फ्रांस की क्रांति के बारे में बोला जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने एक जो रूलिंग क्लास था पूरी दुनिया के अंदर, जो रूल किया करता था कॉमन पीपल के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, या फिर थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर, थर्ड स्टेट के लोग जो कॉमन पीपल, पीजेंट, फार्मर्स वगैरह होते हैं, उन सब के ऊपर रूल करने को कहते हैं। तो उस एक रूल को उखाड़ फेंका था फ्रांस के लोगों ने, और उस रूल को उखाड़ फेंकने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि कोई भी कंट्री ऐसी हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो, उन सबको यहाँ से एक उम्मीद मिल गई, एक पावर मिल गई कि हम लोग भी फ्रांस की तरह क्रांति क्यों नहीं कर सकते। जब फ्रांस ने इतना बड़ा रिवॉल्ट कर दिया तो वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। फ्रांस में जो बहुत पावरफुल मोनार्की थी, इतनी पावरफुल मोनार्की पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली, तो फ्रांस जब कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक, तो वो फ्रांस की क्रांति यहाँ पे पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। फ्रांस की क्रांति एक पूरे के पूरे नाटक और रंगमंच की तरह है। 1789 से इसको शुरू करोगे और 1850 तक इसको पढ़ते रहोगे आप। ठीक, तो ये ऐसा ही सिलेबस है आपका। और फ्रांस की क्रांति के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक, हम लोग मैसूर की जब बात कर रहे थे तो मैसूर की बात करते समय मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब, सुना होगा आप लोगों ने। वो जैकोबिन क्लब कहाँ का था? ये फ्रांस का था, ये फ्रांस का था। तो वहाँ पे जैकोबिन क्लब ने भी रूल किया कुछ समय के लिए। वहाँ मेंबर्स हैं जैकोबिन क्लब में, उन्होंने भी रूल किया। ठीक है, इससे पहले लुई 16 रूल कर रहे थे, उसके बाद बहुत वहाँ पे ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे चेंज हुए वहाँ पे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम भी यहीं पे सुनते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब फ्रांस की क्रांति इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हर एक करेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसकी कहानी जैसे सुनते चले जाओगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को कहानी की तरह सुनना है कि दुनिया के अंदर इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही थी, और हमको बस इमेजिनेशन में जाना है पूरी तरीके से। तो वो इमेजिनेशन में उस समय अपने आप को डाल दीजिएगा कि जहाँ पे अगर फ्रांस की क्रांति हो रही है, आप उस पिक्चर को खड़े होकर वहाँ पे देख रहे हैं। बस इस इमेजिनेशन में जैसे आपने डाल दिया खुद को, आप बहुत आसानी से ये सब पढ़ रहे। वो इमेजिनेशन में तो ले ही जाऊँगा मैं तुमको, अभी पहले सिलेबस बता देगा। ठीक है, जब टॉपिक पढ़ेंगे 1 बाय 1 तो चले जाएंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन और उसके बाद में हमने देखा यूएसएसआर का विघटन वगैरह, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती। बहुत बड़ा एक स्टेट था है, तो रशिया के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो रशियन रिवॉल्यूशन ने इस यूएसएसआर को बनाया। रशियन रिवॉल्यूशन ने क्या करा? इस यूएसएसआर को बनाया, एक ऐसा कंट्री बनाया कि जो कंट्री पूरी दुनिया पे सबसे भारी कंट्री था। ऐसा कंट्री था कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या तमाम ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स जिनके अभी नाम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये सारी पावर्स कहीं ना कहीं इस रशियन जो भी कॉन्टिनेंट था इससे घबराया करते हैं। बहुत पावरफुल कंट्री, क्योंकि इसने अपने आप को संगठित करके यूएसएसआर में कन्वर्ट कर दिया था। और ये एक ऐसी कंट्री बन चुकी थी कि जिसके ऊपर अटैक चाहती, कुछ भी करती और कैसा भी करती, तो पूरी दुनिया के लोग इसको आगे सपोर्ट करते थे क्योंकि ये पावरफुल था, है ना। तो उस समय के इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रशिया का रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। और रशिया के रिवॉल्यूशन के बाद में यूएसएसआर बना, यूएसएसआर का बाद में विघटन भी हो गया। बहुत समय बाद हम लोग ये भी देखते हैं चीज़ें, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज और हो रहा था जिसकी वजह से इतिहास ने अपनी करवटें और बदली। उसके अंदर एक चेंज हो रहा था, इटली का यूनिफिकेशन। ठीक, इटली का यूनिफिकेशन मतलब इटली का एकीकरण। जैसा मैंने बताया कि इटली अपने कई पार्ट्स में डिवाइडेड था। कुछ पार्ट्स ऐसे थे, अगर मैं आपको एक डायग्राम दूँ कुछ इस तरीके का, ये पोर्शन आज के समय में कुछ इस तरीके से बना हुआ है और इसको आज के समय में हम लोग इटली कहते हैं। ठीक है, लेकिन तब ये कैसा था? तब ये कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे कौन रहते थे? नोबल्स रहा करते थे। नोबल्स किसको बोलते हैं? जो किंग होते हैं या जो हायर क्लासेस के लोग। हायर क्लासेस का मतलब किंग, क्वीन वगैरह की ही यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो वो नोबल्स, सारे के सारे नोबल्स के हाथ में यहाँ पे रहता था। ये होता था पार्ट क्लर्जी के हाथों में।
क्लर्जी कौन होते थे? क्लर्जी बोला जाता था प्राइस्ट वगैरह जो हुआ करते थे, पोप हुआ करते थे उस समय के, मतलब जो रिलीजन को संभालने वाले लोग हुआ करते थे, उन रिलीजन या धर्म के लोगों के पास में ये पाठ रहा करता था। ठीक है, ये मैंने बोला कि कुछ कॉमन पीपल यहाँ पे रहा करते थे, और कॉमन पीपल जो यहाँ पे रहा करते थे उनके ऊपर कुछ दूसरी कंट्रीज़ ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इटली के यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इटली है तो फ्रांस एक बहुत ही खुराफाती देश रहा है हमेशा से। फ्रांस जब भी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये लोग पॉलिसी अपनाते थे कि हमको इंपीरियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देना है। एक होता है नेशनलिज्म और एक होता है इंपीरियलिज्म, दोनों में डिफरेंस बताया था ना। नेशनलिज्म तो वही होगा अपने देश के बारे में सोचिए, उसी में ग्रोथ करने की बातें करें जब हम लोग। इंपीरियलिज्म क्या होगा? इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद को कहते हैं कि जब आप अपना साम्राज्य एक कंट्री के ऊपर तो रूल कर रहे हैं और दूसरी कंट्री को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दें, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। तो ये साम्राज्यवाद की नीति को कुछ कंट्रीज अपनाई हुई थी, जिसमें नाम एक फ्रांस का आता है बहुत ऊपर। तो ये फ्रांस जैसी कंट्री इसके ऊपर कंट्रोल करे। तो ये इतना टूटा हुआ इटली था, इस पूरे इटली को यूनिफाई करने के लिए कुछ लोग कलेक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पे क्या करा, इटली का यूनिफिकेशन करा। उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, कौन सा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म उन लोगों के अंदर डेवलप हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इटली को एक करने के पीछे लग गए। तो वो आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन यहाँ पे हम लोग इटली का देखना है। ठीक, इटली के यूनिफिकेशन के बाद में सेम हम लोग कहाँ आएंगे, जर्मनी के यूनिफिकेशन। जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जैसा मैंने इसमें बताया कुछ ऐसी ही इमेज हम लोग यहाँ पे जर्मनी की भी बनाते हैं। आज के समय में जर्मनी अगर देखा जाए तो जर्मनी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन उस समय में जर्मनी ऐसे ही टूटा हुआ था जैसे यहाँ टूटा हुआ। ठीक, जर्मनी का यूनिफिकेशन हमको इस तरीके की बातें हमको यहाँ पर जर्मनी के यूनिफिकेशन में करनी। ठीक, तो ये देखो हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ें सेंचुरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ से 18वीं शताब्दी शुरू हो जाए वो आपका सिलेबस है। ठीक है, क्या बोला उसने? 18वीं शताब्दी जहाँ से शुरू हो जाए और कहाँ तक चली जाए, 20वीं शताब्दी तक चली जाए। तो 18वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं शताब्दी तक वर्ल्ड के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में लिखना है, पढ़ना है आपको। और वो घटनाओं के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन होने चाहिए, जिसके अंदर कम्युनिज्म आ जाए, जिसके अंदर कैपिटलिज्म आ जाए और जिसके अंदर सोशलिज्म आ जाए। तीनों का मतलब समझते हो? साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत क्लियर सिलेबस नहीं दिया, लेकिन उसने ये बात बोली कि 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो भी ऐसी घटनाएं जिन्होंने वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डाला हो और उसके अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल फिलॉसफी डेवलप हुई हो, वो आपका सिलेबस है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई, कैसे कैसे डेवलप हुई, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फांसीवाद का, या जिसको हम लोग फासिज्म कहते हैं, पढ़ते हैं ना। फासिज्म कुछ होता है, फांसीवाद कुछ होता है। ठीक, तो फासिज्म पकड़ लो। फासिज्म या फांसीवाद की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है इस फासिज्म और फांसीवाद को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? इटली के अंदर। ये वर्ड जो फासिज्म है, ये फासिज्म का वर्ड कहाँ हमको लेके चला गया? वो जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, कहाँ पे लेके चला गया? कम्युनिज्म या साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमको ये फासिज्म वाला कॉन्सेप्ट लेके चला गया। फासिज्म को दुनिया के अंदर ईजाद करने वाला कॉन्सेप्ट, जिसने इसको ईजाद किया वो कौन था? मुसोलिनी। ठीक, मुसोलिनी ने इस फासिज्म को यहाँ पे ईजाद किया। तो यहाँ पे हमको इस फासिज्म के बारे में भी पढ़ना है कि इटली के अंदर ये फासिज्म कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि इटली के अंदर क्रांति भी हुई है, इतना बड़ा यूनिफिकेशन भी देखा। उसके बाद हम लोग फासिज्म जैसा कॉन्सेप्ट देखना। फांसीवाद का मतलब समझते हो ना आप लोग? किसको कहते हैं? नहीं समझते? डिक्टेटरशिप सुनिए। हिटलर ने जर्मनी के अंदर, अगला ही टॉपिक इसके अंदर जो है वो है नाजिज्म।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजीबाद बोलते हैं, नाजीबाद बोलते हैं। हिटलर ने ये नाजीबाद शुरू किया, कहाँ पे शुरू किया था? जर्मनी के अंदर। तो ये जो नाजिज्म है और फासिज्म है, ये बहुत मिलता जुलता है एक दूसरे से, बहुत मिलता जुलता। कैसे मिलता जुलता है? जो नाजिज्म और फासिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले फासिज्म का कॉन्सेप्ट मुसोलिनी लेके आए, और उन्होंने फासिज्म का जब कॉन्सेप्ट लाया तो उन्होंने बोला मैं एक कंट्री है इटली, इसके ऊपर रूल करता हूँ, और कंट्री मेरे इटली कंट्रोल में है, और इटली के ऊपर रूल करने का मतलब पहली बात तो इन्होंने फ्री कराया है उसको, इटली जो थी इस तरीके से पूरी की पूरी डिवाइड थी, उन्होंने क्या करा, उसको एक यूनिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सहयोग दिया था। अब जो रूल करना है उसके ऊपर, तो रूल करने के बाद में इन्होंने क्या करा, वहाँ पे फासिज्म जैसी फिलॉसफी ला के ठोक दी। फासिज्म का मतलब ये होता था कि जब चाहे, जिसको चाहे, जैसी चाहे वैसी पनिशमेंट देना राजा का अधिकार होता है। तो राजा जिसको चाहेगा, जब चाहेगा, जैसी पनिशमेंट देगा, छोड़ना, बंद करना, फांसी देना, नहीं देना, वो सारा का सारा राजा का अधिकार है। उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी ऐसा हम लोग देखते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई उसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो फासिज्म का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक वो डिक्टेटरशिप चला करती थी, जिस डिक्टेटरशिप में राजा क्या करता था, अपनी जनता को जैसा चाहे वैसा फैसला सुना सकता था और उनको ये सज़ा दी जाती थी। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि कोई राजा के अगेंस्ट में जाने की कोशिश ना करे। तो मुसोलिनी ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और इस कॉन्सेप्ट का मतलब जब फासिज्म को जन्म दिया जा रहा था तो आसपास की जो कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ के ऊपर ये डर ज़रूर था कि ये इटली का यूनिफिकेशन के बाद में ये हमारी तरफ भी बढ़ेगा और फासिज्म जैसा कॉन्सेप्ट भी हमारी तरफ फैलाने की कोशिश करेगा, और हुआ भी ऐसा। ये बात कहाँ पहुँच गई धीरे धीरे करके? जर्मनी। और जर्मनी में सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट नाजिज्म डेवलप हुआ। नाजिज्म का भी मतलब इसी तरीके का था, और उनका एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो इम्पीरियलिज्म का आइडिया जर्मनी का बहुत ही क्लियर था। उसको सिर्फ जर्मनी के अंदर रहकर रूलिंग करना था। वो जर्मनी से आसपास की जितनी भी पावर्स थे वो रशिया को जीतने पहुंच गया, रशिया तक पे अटैक कर दिया उसने, ठीक है। उसने इटली के ऊपर अटैक करा, फ्रांस के ऊपर, फ्रांस तो ये सबसे पावरफुल है, फ्रांस को कैप्चर कर लिया था हिटलर ने, ठीक। तो ये इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को जो अपनाया, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा नाजिज्म का कहलाया। अभी जब हम लोग इसको डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे जाके, तो फासिज्म, नाजिज्म सब समझेंगे डिटेल में कि किसका क्या मतलब है। और जब ये यहाँ पे इजाद होना शुरू हुआ तो उस फासिज्म और नाजिज्म का मतलब क्या था, ये हमको भी पता होना चाहिए। फासिज्म इटली के अंदर था और नाजिज्म कहाँ पे था? आपका जर्मनी के अंदर था। इसको मुसोलिनी ने जन्म दिया था और इसको हिटलर ने। मैंने ये कहा कि इन्होंने इंपीरियलिज्म शुरू किया, मैंने तो ये बोला इन्होंने इंपीरियलिज्म के आइडिया को अडॉप्ट किया, और इंपीरियल मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी इंपीरियलिज्म की फिलॉसफी पे ये लोग काम कर रहे थे, यही तो, ठीक। तो अगर हम लोग इंपीरियलिज्म देखें, बहुत पुराना इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहा है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता चला जाएगा, इंडस्ट्री जहाँ जहाँ लगती चली जाएंगी, वहाँ क्या होगा? इंपीरियलिज्म की पॉलिसी आती चली जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने की कोशिश ही तो करेंगे, वही तो होगा, ठीक। इसके बाद में देखेंगे इसी ने एक चीज़ को जन्म दिया था, हिटलर की जिद ने वर्ल्ड वॉर देखा था ना। इसी के बाद में हम लोग दोनों वर्ल्ड वॉर पढ़ लेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 को देख लेंगे यहाँ पे, ठीक। वर्ल्ड वॉर 1 जो आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला, उस पूरे वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे हम लोग को देखना क्या रीज़न थे, कैसे वर्ल्ड वॉर पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला, ठीक है। क्या चला था? कोल्ड वॉर। यहाँ वॉर तो खत्म हो गया, वॉर तो खत्म हो गया, ऑटोमन साम्राज्य जैसी बड़ी सी पावर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। पूरी ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ है कहाँ? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। एक बहुत बड़ी पावर थी, फ्रांस को भी यहाँ पे हार देखनी पड़ी थी। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 तो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद में उन सारी कंट्रीज़ में डिस्प्यूट भी ख़त्म हो गया जिस डिस्प्यूट की वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था? नहीं, डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ था, बस एक चार्टर आ गया था जिसके थ्रू वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया जाए और तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। उसके थ्रू वर्ल्ड वॉर को किसी भी तरीके से यहाँ 18 के अंदर समाप्त किया गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब समाप्त हो गया तो उस समाप्त होने के बाद में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विघटन हो रहा है जिसको ऑटोमन साम्राज्य कह रहे हैं। जिस साम्राज्य को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसने रोमन एम्पायर को उखाड़ के फेंका था, और रोमन एम्पायर को उखाड़ने के बाद से लेकर 1900 तक वो कहीं ना कहीं आप देखते हो
रूल करता ही रहा। ठीक, तो इस ऑटोमन साम्राज्य के बारे में भी हम लोग को ये चीज़ें कुछ देखनी थी। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग इसके बाद में इसी के बीच में पढ़ लेंगे कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर का समय रहेगा आपको वो 1918 से लेकर 1944 तक रहेगा, ये समय रहेगा कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर एक छोटा टॉपिक नहीं है, कोल्ड वॉर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध, क्या बोलेंगे हिंदी में, शीत युद्ध बोलेंगे। तो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा आप लोग का वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो 1939 से लेकर 1945 तक चलेगा। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक ये चलेगा। तो वो वर्ल्ड वॉर की बात यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, जिसने लगभग पूरी दुनिया के देशों को एक वॉर के अंदर यहाँ पे लाकर एंटर करा दिया। और हमने बोला कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा वॉर ही नहीं हुआ था जिस वॉर से पूरी दुनिया के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो कि पूरी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हो, चाहते हुए भी और चाहे भी। तो ये एक ऐसा वॉर था जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड का नाम देते हैं। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो बोला गया कि ऐसा कभी वॉर हुआ ही नहीं, और प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि पूरी विश्व के अंदर अब ऐसा वॉर कभी होगा ही नहीं। ठीक, लेकिन कुछ ही साल बाद एक ऐसे सनकी आदमी की जिद में क्या करा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को स्टार्ट करा। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट हुआ तो वो एक ऐसा वॉर हुआ जिसके अंदर अभी तक हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर लॉस नहीं हुआ है तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, चाहे वो जान का हुआ हो, चाहे वो माल का हुआ, किसी भी तरीके का नुकसान हुआ हो, तो वो इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कैसे हिटलर की ज़िद ने इसको बढ़ावा दिया और ये कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, इस ज़िद और इस बढ़ावे के बारे में हम लोग को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पढ़ना है। ठीक, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाएगा लेकिन डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा, अभी भी डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर ऐसी थी जिन्होंने वहाँ पे कूद के वर्ल्ड वॉर को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। जैसे एक पावर थी जापान। ठीक, जापान को शांत करा गया, हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। जर्मनी और जापान दो कंट्री ऐसी थी हार मानने को तैयार नहीं, बाकी जितनी भी अपोजिशन में कंट्रीज थी सब धीरे धीरे करके इंग्लैंड, अमेरिका ऐसी कंट्रीज़ के सामने हथियार डालती चली जा रही थी। लेकिन जर्मनी और जापान, ये दो कंट्रीज अपने हथियार डालने को तैयार ही नहीं थी। हम हार नहीं मानेंगे। वो ऐसा कि जर्मनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया इन पावर ने, जाके पहुंच गए धीरे करके जब, तो ये हिटलर को बात नागवारा गुजरी। उसने सोचा कि मैं अपनी बेइज्जती से अच्छा है खुद सुसाइड कर लूँ, तो उसने एक बंकर में जाके खुद को बंद किया और अपनी वाइफ के साथ में सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो हिटलर की कहानी तो वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी जापान मानने को तैयार नहीं। 1944 में हिटलर की कहानी खत्म हो, जापान हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री था जो पड़ता तो इधर है और कूद के कहाँ पहुँच गया, यूरोप के अंदर। ठीक है, तो वो हार ही नहीं मानने को तैयार है। बोला मेरा कर क्या लोगे तुम, अमेरिका बोले बताते हैं। फिर हुआ हिरोशिमा नागासाकी। ठीक, तो उसने वहाँ से जब दागे न्यूक्लियर बॉम्ब, और जो बॉम्ब आज तक के इतिहास में ऐसा मंजर हमने कभी देखा ही नहीं कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब उसके ऊपर समय पे गिराए गए, और उसका इम्पैक्ट आज तक 1945 में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इम्पैक्ट आज तक है। आज भी वहाँ पे अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुपोषण या कुछ ना कुछ बॉडी डिफेक्ट उनका होना ज़रूरी है। और ऐसा इम्पैक्ट आज भी हम लोग को जापान के अंदर देखने को मिलता है। मेजर ऑफ द एरियाज़ में जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था, उस पूरे रीजन के अंदर ये इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर इतनी बेकार चीज़ होती है। ठीक है, अभी रशिया और यूक्रेन के अंदर भी वॉर चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, अभी तक चल रहा है। मैंने बोला था ना, वॉर की कोई सीमा नहीं होती, तो वॉर शुरू होता है आंखों के सामने आपके। अब तो वॉर शुरू कब हो गया और कब खत्म होगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन चल रहा है। आगे चल के सिलेबस में पार्ट आपका ये भी ऐड हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक बन सकता है। ठीक, ये भी हो सकता है आगे चल के पढ़े आप लोग। तो वो सारे के सारे वॉर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड वॉर से। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं। तो जैसा जापान अपनी जिद के आगे नहीं मान रहा था, इसी तरीके से चाइना भी था। चाइना के अंदर भी बहुत उठापटक चल रही थी इसी तरीके की। तो यहाँ पे चाइना के अंदर एक रिवॉल्यूशन हो, ठीक है, जिसको हम लोग चाइनीज़ क्रांति कहते हैं। 12वां पॉइंट है ये आपका, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन या चाइनीज़ क्रांति। ये होती है 1949 के अंदर।
और इस 1949 में जो वहाँ की राजनीति बदली, और वो बदली हुई राजनीति आज तक आप लोग देखते हो, ठीक है। उसी ने, उसी अहंकार ने और उसी क्रोध ने चाइना को आज के समय में एक ऐसा कंट्री बना के रखा है कि जो एक ज़िद्दी कंट्री है, ज़िद्दी कंट्री कि अगर उसको कुछ करना है तो वो करेगा। फिर उसके सामने चाहे अमेरिका खड़ा हो, फिर रशिया खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, फिर वो किसी से डरता नहीं है आज के समय में। अगर हम लोग चाइना को देखें, सबके यहाँ जाके कुछ ना कुछ ऐसी खुराफाते करता रहता है, देखते ना हम लोग, ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना नैन्सी वाला, अभी कुछ आई थी न्यूज़ रिसेंटली, ठीक, तो वो नैन्सी कहाँ चली गई थी? ताइवान ना, ताइवान में चली गई। तो ताइवान से क्या लेना देना तुम्हारा? लेकिन बोलता ना ताइवान सब मेरा अधिकार है ताइवान के ऊपर, और ताइवान के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा सब मुझसे पूछ के आएंगे, मुझसे पूछ के जाएंगे। बोले अमेरिका से कोई क्यों आ रहा है ताइवान के अंदर? तो ताइवान एक अलग कंट्री, कोई भी लेना देना नहीं उसका। और उसने क्या करी, अपनी सीमाओं के ऊपर सारी मिसाइलें दलवा दी उसने। बोले जैसी नैन्सी जाए उड़ा देना, ठीक है। ऐसा हुआ था, उसने ऐसा करवाया भी था। लेकिन इतना पॉलिटिकल प्रेशर कि अगर यहाँ मिसाइल रखती, वहाँ से अमेरिका नाराज़ होता, और नाराज़ होने के बाद में इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पावर की लीडर थी नैन्सी वहाँ की, और अगर उनको कुछ होता है यहाँ पे तो ये वर्ल्ड वॉर था, ये वर्ल्ड वॉर था। तो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें, कब कौन सी चीज़ को, कौन सी घटना को क्या चीज़ जन्म दे दे नहीं पता हमको। हमने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पता क्या सब क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 बिल्कुल भी कुछ नहीं थी कहानी, एकदम होता भी नहीं शायद वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बस एक राजा थे, वो राजा घूमने निकल गए हनीमून पे, ठीक है। तो हनीमून पे जब घूमने गए तो क्या हुआ था, वहाँ के एक लड़के ने, छोटा सा लड़का था, ठीक, 18 साल की उम्र थी उसकी, उसने क्या करा, उन राजा को गोली मार दी, ठीक। किसी दूसरी कंट्री में गए, वो घूमने गए थे बेचारे, उसने मार दी गोली। अब गोली मार दी, गोली मारना कारण बन गया पूरे वर्ल्ड वॉर 1 का। सिर्फ उसको गोली मारने की वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक। तो कब कौन सी चीज़ रीज़न बन जाए कुछ नहीं पता। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। बोला गया था कि उस समय में जब हम लोग देखते थे कि इराक ईरान के अंदर ये सारे डिस्प्यूट चल रहे थे, वैसे ये वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे मतलब ईस्ट की कंट्रीज जो हैं ज़्यादातर, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने तेल से मतलब, तेल निकालते रहते हैं बैठे बैठे, इनको और किसी चीज़ से मतलब। हाँ, अगर ऐसा कोई यूरोप में हुआ होता या किसी और कंट्री में हुआ होता, शायद अमेरिका वगैरह में हुआ होता, तो अभी तक शायद वर्ल्ड वॉर हो चुके होते, कुछ ऐसा हुआ था। हमने देखा ना गद्दाफी से लेकर सद्दाम हुसैन तक तमाम ऐसे बहुत उनके पॉपुलर लीडर्स जिनको अमेरिका ने घुस के मार दिया, ठीक। लेकिन ये लोग तेल ही निकालते रहे बैठे, कुछ किया नहीं इन्होंने, ठीक। तो ये काम जो था, अगर यहाँ कहीं हुआ होता किसी कंट्री में, तो ये वर्ल्ड वॉर पक्का था, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो वो डिपेंड भी करता है कौन से रीजन में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें कौन से रीजन में। तो ये देखिए पूरा का पूरा सिलेबस है आपका। इसके बाद मैंने वो 3 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, कम्युनिज्म बताए हैं, जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 13वां टॉपिक है आपका। 13वां टॉपिक है पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक फिलॉसफी को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। कहते हिंदी मीडियम वाले तुम, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, ठीक। तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर कौन कौन सी फिलॉसफीज आती हैं, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। हाँ, इसके अंदर ये सब बातें जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको परेशान करेंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ड आएगा इसके अंदर बार बार, कॉलोनियल पावर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो कॉलोनियल का वर्ड क्या है, कॉलोनियल का क्या मतलब है, क्या कॉलोनियल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को बोला गया है या कॉलोनाइजेशन कुछ और भी है, ठीक है। तो वो कॉलोनाइजेशन बार बार आपको पिंच करेगा, तो वो कॉलोनाइजेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को इंपीरियलिज्म, जैसा मैंने बताया, एक वर्ड इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक वर्ड आएगा रोमांटिसिज्म, ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ना है। अब वो रोमांस वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये रोमांटिसिज्म है आपका जो नेशनलिज्म की पीक जब पे चले जाओ आप, राष्ट्रवाद के बिल्कुल पीक पे चले जाओ, जैसा अभी देखा हम लोगों ने 15 अगस्त में, ठीक है। अगर कोई दिख जाता पाकिस्तान में गलती से, तो वो 15 अगस्त में शहीद होना था उसे, ठीक। तो वो पीक पे जब नेशनलिज्म के आप चले जाओ तो उसको क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे बीच बीच में आते चले जाएंगे जो आप लोग को यहाँ पे
मैं क्लियर करता चलूँगा, जैसे जैसे वो वर्ड आते जाएंगे वो वर्ड मैं क्लियर करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे वर्ड हिस्ट्री का आपका पैटर्न है, सिलेबस है, इसको हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ना। ठीक है, ज़्यादा कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ। क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ 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 था, बिल्कुल। चाइना ओपियम वॉर के अंदर अगर हम लोग पहुँच गए तो हम लोग चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को मिस कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी बोला था जब मैं क्लास में आया था शुरू में, तो मैंने बोला था वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री से भी वास्ट है, इतना वास्ट है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत दिन पढ़ सकते। ठीक, हाँ, न्यूज़ में जो चीज़ें चलेंगी वो मैं नहीं छोड़ूंगा ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जो चीज़ें न्यूज़ जब चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो चाइना की बहुत सारी बातें करेंगे ना, और जब बातें करेंगे तो न्यूज़ के अंदर भी जो चल रहा है वो भी बात कर ही लेंगे ना, उसके लिए टेंशन मत करो, एकदम कर लेंगे। हाँ शहनाज। हाँ, फासीवाद मुसोलिनी, मुसोलिनी बोला जाता है, ऐसे भी लिख लो, इसमें हिंदी में ऐसे लिखा जाता है मुसोलिनी। हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, सिलेबस क्लियर, यहाँ तक सारा पैटर्न क्लियर। अब क्या करना है लोगों को, देखो पहली चीज़ तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी ऐसी बुक या रेफरेंस को फॉलो करने के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाना नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th क्लास में भी एनसीईआरटी आती है पार्ट 1 करके, 10th क्लास में एनसीईआरटी आती है पार्ट 2 करके, और एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है समकालीन विश्व करके या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक, वर्ल्ड इतिहास के कुछ विषय जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो 3 किताबें हैं, तीनों पढ़ पाओ तो तीनों पढ़ लेना, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, हर किताब से एक क्वेश्चन मिलेगा तो टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अगर आपको लगे। हाँ दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, कुछ अलग चीज़ जैसे चाइनीज़ रिवॉल्यूशन नहीं मिलेगा 9th 10th में, वो वहीं पे मिलेगा आपको। कुछ मिसलिनियस ऐसे टॉपिक्स वहीं पे मिलेंगे जो आपको यहाँ नहीं मिलने वाले। ठीक, तो 9th 10th में कुछ अलग। तो इसलिए आप लोग चाहें तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही सजेस्ट करूँगा यहाँ पे। अगर आप लोग कोई भी ऐसा रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़िएगा। 9th 10th और 11th कुछ नहीं इसके अलावा। ये भी अगर पढ़ना चाहें तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप लोग विजिट करना चाहें, देखें सिलेबस को जाके, तो ये क्या करेगा मेंस के अंदर आपके ये व्यूज़ को इन्हेंस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको शब्द देगा, वर्ड देगा आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर टाइम लगे आपको, कभी लगे ऐसे, नहीं मैं तो कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा एनसीईआरटी के अलावा, कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं बोला ना मैंने। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एकदम डायरेक्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा जाके, पूछेगा सीधा का सीधा, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट और व्हाट वर द रीजन। अब इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ ना कुछ इसी तरीके से पूछ लेता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन घुमाएगा हर साल, एक आध क्वेश्चन को कुछ हल्का फुल्का घुमा देता है। वो क्वेश्चन शायद आपके लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे नहीं, आप उसको इसी सिलेबस में से सिमटा के आराम से कर सकते हो। बस सोचने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को ज़्यादा यहाँ पे करना क्या है, माइंड की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना करना कि ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ें उन 2 में बस ये 2 चीज़ें हमको पता है। अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो सिलेबस में आगे बढ़ जाइए, दोनों में आगे बढ़ जाइए और सिलेबस के आगे टॉपिक पे बात करिए। ठीक, अरे कर लेंगे बात, चाइना पे कर लेंगे बात, अभी कर लेंगे क्या। चाइना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना चाहते हुए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल करेंगे, जब हम लोग चाइनीज़ रिवॉल्यूशन पे जाएंगे तो चाइना जब वर्ड आएगा तो चाइना में अभी क्या क्या चल रहा है वो भी तो पढ़ेंगे हम लोग। कम्युनिज्म के ऊपर जाएंगे तो चाइना नहीं आएगा ना, तो जहाँ चाइना की बात आती जाएगी वहाँ हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर्स से ये सब चीज़ें रिलेटेड रहेंगी, इसकी टेंशन ना लीजिए। और इससे भी अगर बच जाएंगी तो आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ोगे ना, आईआर तो पढ़ने वाले हो ना, तो आईआर के अंदर तो तमाम रिलेशंस तो पढ़ोगे ना, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौन सी कंट्री के किसके साथ में कैसे चल रहा है। ठीक, तो उसका वो पार्ट आप लोग वहाँ पे भी पढ़ लोगे।
तो उसके लिए इतना व्याकुल और परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सारा का सारा सिलेबस में हो गया। चाइना की क्रांति, चाइना की क्रांति, चश्मा नहीं लगाया तुमने? हाँ तभी मैं पूछ रहा हूँ, चश्मा नहीं लगाया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो रीज़न रिजल्ट के अलावा कोई फैक्ट नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े जो नाम आएंगे आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, 2-4 बार उन नाम को देखो, क्योंकि आप लोग के लिए वो सब नए होंगे और खाली दिमाग में फंसा भरना आसान होता है। तो आपको क्या करना है, खाली दिमाग है आपका, वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपने कई सारे नाम सुने नहीं है, तो एकदम फ्रेश नाम आएंगे, वो सारे आपके दिमाग में घुसते चले जाएंगे, ठीक है, आराम से घुस जाएंगे। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, तो फैक्ट के ऊपर इतना काम करना है। तीसरी चीज़ ये जो है, ये बहुत काम आने वाला है हमारे इस पूरी वर्ड हिस्ट्री के दौरान। तो ये वर्ड मैप को देखने की आदत ज़रूर डाल लीजिएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे, कि जब हम लोग इटली की बात करें तो हमको पता हो इटली यहाँ पे, ठीक, हाँ यूरोप के नीचे इटली, अच्छा लिखा हुआ है। तो इटली कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, ये सारी कंट्रीज़ एटलीस्ट जिनका यहाँ पे नाम आया है वो तो कंट्रीज़ हमको पता ही होनी चाहिए। तो वर्ड मैप की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ज्योग्राफी भी आपका बहुत हेल्प करेगा ये वर्ड हिस्ट्री का मैप जो भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इस मैप के ऊपर भी काम करना है। आप धीरे धीरे करके एक एक करके टॉपिक पे बात करेंगे, कल से शुरू करते हैं सारे टॉपिक्स के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू करेंगे और एक एक करके सब खत्म करते चलेंगे, चलिए।